नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक कॉल, 15 जवान शहीद। यह सच है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के हमले का। सुकमा में हुए नक्सली हमले को लेकर आज तक ने सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की कई लोगों से बातचीत की। इस बातचीत से हमले के पीछे की पूरी साजिश सामने आ गई कि कैसे नक्सलियों ने जवानों को अपने जाल में फंसाकर इस वारदात को अंजाम दिया। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला। नक्सलियों के जाल में कैसे फंसे जवान, आज तक पर नक्सली हमले की इनसाइड स्टोरी। महज 9 महीने में छत्तीसगढ़ के एक ही इलाके में 2 बड़े नक्सली हमले। ये सरकार की चूक है, खुफिया तंत्र की गलती है या सुरक्षा बलों की नाकामी, इसका खुलासा तो जांच में सामने आएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे सुकमा जिले में हुए नक्सली हमले की इनसाइड स्टोरी। आपका चैनल आपको बताएगा कि कैसे सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान नक्सलियों के बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के हमले की साजिश बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार की गई थी। बताया जाता है कि जवानों को हमले वाली जगह तक खींचने के लिए नक्सलियों ने पहले स्थानीय पुलिस को यह सूचना भिजवाई कि सड़क बनाने के साजो सामान में किसी ने आग लगा दी है। इसी तरह का एक फोन तोंगपाल थाने में भी किया गया। बताया जाता है कि इसी कॉल पर करीब 55 जवान घटना स्थल के लिए निकल पड़े। टॉप पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जवान पैदल ही मौके के लिए निकल पड़े, इस बात से अनजान कि वो नक्सलियों के बिछाए हुए जाल में फंसने वाले हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जैसे ही सीआरपीएफ और पुलिस के जवान तकबाड़ा गांव के पास पहुंचे, घने जंगल में सड़क के दोनों तरफ छिपे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जाता है कि नक्सलियों ने जवानों को घेरने की पूरी साजिश बुन रखी थी। मदद के लिए जवान न पहुंच सके, इसके लिए सड़क के दोनों तरफ नक्सलियों का दल तैनात था। मदद रोकने के लिए बारूदी सुरंग विस्फोट की भी खबर है। ये घटना बेसिकली ये पार्टी 40 लोग की थी और ये पार्टी मेन रोड पे जब निकली थी तो ये एम्बुश हुआ है। नक्सल्स दोनों साइड से, 2 साइड से, और जो कैजुअलिटीज है मोस्टली सभी बुलेट इंजरीज है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के जवानों ने मूवमेंट में तय ऑपरेशन प्रक्रिया को नजरअंदाज किया था। सीआरपीएफ के जवानों का मूवमेंट उसी ढर्रे पर हुआ था जिसका नक्सली अंदाजा लगा सकते थे, जबकि तय नियम यह है कि जवानों को अपना मूवमेंट इस तरह करना चाहिए जिसका आसानी से नक्सली अंदाजा नहीं लगा सके। महीने भर में सीआरपीएफ पर नक्सलियों का यह चौथा हमला है। जानकारों के मुताबिक सीआरपीएफ को निशाना बनाने की वजह नक्सली दलम के प्रति नौजवानों का होता मोह भंग है। बस्तर में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण की जमीन तैयार की थी। सीआरपीएफ ने गुरसा उसेंडी समेत दर्जन भर बड़े नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया था। बताया जाता है कि नक्सलियों का कैडर सीआरपीएफ के इस कदम को लेकर भड़का हुआ था। मतलब साफ है, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों को और अलर्ट होना चाहिए था। रायपुर से सुनील नामदेव के साथ जुगल पुरोहित, दिल्ली, आज तक। इस तरह से नक्सलियों ने यह साजिश रची। जिस इलाके में यह हमला हुआ वही ये इलाका है जहां पिछले साल मई में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हमला कर नक्सलवादियों ने 28 लोगों को मार डाला था। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं नक्सल हमले की पूरी खबर। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। आम आदमी पार्टी के अंदर से यह खबर हमें मिल रही है। आम आदमी पार्टी में झगड़ा बढ़ा है, यानी कि टिकट बंटवारे को लेकर झगड़ा जो चल रहा था आम आदमी पार्टी के अंदर वो और बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के कई नेता उनसे अलग होते जा रहे हैं। अशोक अग्रवाल ने दिल्ली से अलग होने का फैसला किया था आम आदमी पार्टी से। चांदनी चौक से वो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता दिया है आम आदमी पार्टी को। लेकिन ये झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी से अलग हो रहे हैं। अब खबर आ रही है कि शाजिया आलमी और कुमार विश्वास दोनों नाराज हैं। बेहद अहम सदस्य आम आदमी पार्टी के शाजिया आलमी और कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि दोनों नाराज हैं। टिकट को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर शाजिया भी नाराज हैं। खबर पहले यह भी आ रही थी कि शाजिया आलमी जो हैं वो दिल्ली से चुनाव लड़ सकती हैं।
दक्षिण दिल्ली से उनका नाम भी चल रहा था, लेकिन शाजिया किस बात को लेकर खास तौर से नाराज हैं, क्या उनकी नाराजगी की वजह है, और कुमार विश्वास पार्टी में किस बात को लेकर नाराज हैं, इस बारे में जानकारी अभी हम आगे आपको जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी खबरें आ रही हैं उसके अनुसार आम आदमी पार्टी के दो बेहद अहम नेता कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी दोनों नाराज चल रहे हैं। हालांकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव शाजिया इल्मी ने लड़ा था और बहुत कम वोटों से वो हार भी गई थी। कुमार विश्वास पहले से ताल ठोकते आ रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी जा पहुंचे हैं, उन्होंने प्रचार वहां पर शुरू कर दिया है। कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये कि शाजिया और कुमार विश्वास दोनों नाराज हैं। तो आम आदमी पार्टी में अब ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी में अब उनके जो अहम नेता हैं, जो आम लोगों से जुड़े हुए नेता हैं, जो हर तरह से जुड़े हुए हैं। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है, हम आपको बता दें, चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो मुश्किल होगी, जहाँ स्नान तो दूर आचमन भी नहीं होगा। तो वो कौन से नाले हैं, वो किन लोगों की तरफ कुमार विश्वास इशारा कर रहे हैं, किन लोगों को कुमार विश्वास नाले बता रहे हैं, किन लोगों को कुमार विश्वास नाले का पानी बता रहे हैं, इस बारे में आगे जरूर जानकारी मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को तो उन्होंने चढ़ती हुई नदी जरूर बताया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर चढ़ती हुई नदी में नाले गिरेंगे तो स्नान करना तो बहुत दूर की बात है, आचमन भी उससे नहीं होगा। और अगर कुमार विश्वास ऐसा कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ऐसे लोगों से नाराज हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, या ऐसे लोगों से नाराज हैं जिन्हें टिकट दिया जा रहा है। तो शाजिया भी नाराज हैं। हालांकि शाजिया किस बात को लेकर खास तौर से नाराज हैं, इस बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हमारी सहयोगी अंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजना, क्या कोई जानकारी मिल पाई आखिर ये नाराजगी क्यों कुमार विश्वास और शाजिया दोनों की? ये नाराजगी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने का आप कह सकते हैं कारवां है सही, जिसमें कई लोग जंतर मंतर पर पहुंचे थे। उनका आरोप बहुत साफ है, जिस कोशिश जिस मंशा के साथ वो जुड़े थे वो ये थी कि आम आदमी पार्टी में आम आदमी होगा, आम आदमी पार्टी में आम आदमी का नहीं होना या उन लोगों का नहीं होना या उनकी बोलती नहीं चलने का जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उससे जूझते हुए ये लोग सामने आए हैं। साफ कहना है कि अगर अचानक से किसी की पैराशूट एंट्री होती है तो ये तो कांग्रेस पार्टी में होता था, फिर ये आम आदमी पार्टी में अगर होने लगा तो फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नाम की चीज रही कहां? आपने तो कहा था कि आम आदमी होगा जो नेता बनेगा, आम आदमी होगा जिसके हाथ में बागडोर आने से वो सियासत में उसकी पैठ बनेगी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। कोई भी पैराशूट एंट्री कर रहा है। इनका कहना बहुत साफ है, चढ़ती हुई नदी शब्द को समझिए, चढ़ती हुई नदी यानी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप एक पार्टी के रूप में अपने आप को, जिस तरह की सफलता 28 सीटों के साथ पहले ही चुनाव में आपको दिल्ली में मिली, वो एक चढ़ती हुई नदी है। अब उसमें गंदे नाले गिर रहे हैं तो सबको कहां कहां धोएंगे। बहुत साफ कहना था कुमार विश्वास का, इसके मायने निकाले जा सकते हैं सही। तो उनका कहना है कि हमारी जो नदी थी जो चढ़ रही थी, उफान पर थी, हम एक क्रांति ला रहे थे, उसमें अब गंदे नाले घुस रहे हैं। इशारा आशुतोष से लेकर बीते दिन भी आपने सुना आशीष खेतान का नाम, एक पत्रकार, खोजी पत्रकार, इन सब की एंट्री के साथ ही अब आम आदमी पार्टी के ये तमाम नेता जो शुरू से जुड़े, जिन्होंने लाठियां खाई है अपने ऊपर, जिन्होंने टियर गैस के गोले झेले हैं, जिन्होंने दिन दिन भर धूप में अपने आप को पकाया है, उसमें उनका कहना है कि अब जब सत्ता और हम सफल हो गए तब ये लोग जुड़ गए और वो आकर हम पर भी हावी हो जाएंगे, आम कार्यकर्ता पीछे हो जाएगा। ये उन्हें गवारा नहीं, यही दिक्कत है। सही लगता है अंजना कि अगर ये नाराजगी सामने आई है, अगर इस तरह का ट्वीट कुमार विश्वास ने किया है, तो वो नाम भी अब दूर नहीं हैं जिन्हें गंदे नाले कुमार विश्वास बता रहे हैं। क्या हम इस तरह की आगे खबरों की उम्मीद कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है और इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा आने वाले कुछ दिनों में है सईद, क्योंकि जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, आर या पार की स्थिति में ये पार्टी पहुंच गई है, क्योंकि असंतोष अब इस हद तक फैल गया है कि जो लोग टिकट जिन्हें मिल भी चुका है या औपचारिक रूप से पार्टी ने कह भी दिया है, जो शुरू के लोग हैं, मतलब जिसमें आप कुमार विश्वास हों, शाजिया इल्मी, तमाम पुराने शुरू के लोग हैं, इनका कहना है कि आप अगर ऐसा करेंगे, अगर कार्यकर्ताओं को पीछे कर देंगे तो हम फिर फैसला लेने पर मजबूर होंगे। यहां तक बात पहुंच गई है, ये कहा जा सकता है। आने वाले 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्या अंजना कहीं ऐसा तो नहीं, हम जिस तरह से
दूसरे राजनीतिक दलों में देखते हैं कि जो पार्टी के अहम नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, वो अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की कोशिश करते हैं, अपनी फौज तैयार करने की कोशिश करते हैं, चुनावों के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा आम आदमी पार्टी में तो नहीं? कहीं मंशा कुमार विश्वास शाजिया की या दूसरे नेताओं की इस तरह की तो नहीं? ये कहा जा सकता है कि बार्गेनिंग के लिए ये ग्राउंड है, लेकिन इसके साथ ही समझना ये होगा सईद कि आंदोलन से खड़ी हुई एक पार्टी है ये। तो जो लोग आंदोलन के वक्त से जुड़े थे, जो उस फैसले में शामिल थे, जिन्होंने कहा था कि हाँ अब आंदोलन से सिर्फ नहीं होगा, हम एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, हम संसद तक, हम विधानसभा तक पहुंचेंगे, हम नीतियों को बदलेंगे, हम बदलेंगे देश को, वो लोग ये पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि हम में और उन पार्टियों में अब कोई फर्क नहीं रहा है। जो नई राजनीति हम कह रहे थे वो दरअसल उसी पुरानी राजनीति को आप आगे बढ़ा रहे हैं। यहां तक कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द जो लोग इस वक्त घूम रहे हैं वो एक तरह की साइकोफेंसी कर रहे हैं। और ये तो फिर हम कहा जाता है कांग्रेस में 10 जनपद के लिए, बीजेपी में कहा नरेंद्र मोदी के लिए। तो फिर अगर ऐसे ही एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी साइकोफेंसी सीमित रह जाएगी, फिर पार्टी का भविष्य क्या होगा, वो उसका रास्ता क्या आगे का होगा? ये बुनियादी सवाल है जो इन लोगों के लिए अभी कहे जा सकते हैं महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है शाज़िया इल्मी जिस सीट के लिए नजर गड़ाई हुई थी वो यहाँ पर दिल्ली में नहीं मिली। हालांकि कुमार विश्वास जो चाहते थे वो कर रहे हैं। तो इन सभी पर्सपेक्टिव में समझकर बिल्कुल अंजना दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका अंजना ओम कश्यप। हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता बता रही थी कि आखिर किस तरह से आम आदमी पार्टी में अब अंदर से बगावत के सुर, और वो भी काफी अहम नेताओं की तरफ से। फिलहाल रुख अगली खबर का। चुनावी मौसम में क्या क्या नहीं होता, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, और बीजेपी की जीत तय करने और अपने चहेते नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर अब मुसलमानों पर है। और इसी कवायद में आरएसएस ने मुस्लिम एजेंडे की जिम्मेदारी अपने उप संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को सौंप दी है। आपसे कह रहा हूं कि चिराग आंधियों में भी जल सकते हैं, खेल लोकतंत्र के अंगार उगल सकते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यह सभा देश की सियासी दिशा बदल सकती है। रोशनी डालेंगे। मुसलमानों को मोदी के पक्ष में करने के लिए आरएसएस ने एड़ी चोटी का दमखम लगा दिया है। मोदी के मिशन 272 प्लस को हकीकत में बदलने के लिए आरएसएस ने भी चुनावी दांव फिट करने की कोशिश की है। संघ जानता है कि टारगेट 272 को मुसलमान वोट बैंक के बगैर पूरा करना मुश्किल होगा, लिहाजा संघ ने मुसलमानों को रिझाने के लिए अपने संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को जिम्मा सौंपा है। हम ये चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री जो बनेगा देश का, वो संघ का स्वयंसेवक बनना चाहिए, आरएसएस का स्वयंसेवक बने, क्योंकि हमने अटल बिहारी का काल देखा है, उसमें मुसलमानों के साथ जो ट्रीटमेंट, जो व्यवहार हुआ वो देखा है। इसलिए हम कहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री ये आरएसएस का स्वयंसेवक बनना चाहिए। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संघ का एक उप संगठन है जो मुसलमानों के बीच मोदी के प्रति संदेह की खाई को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। संघ इस मंच से 5 करोड़ मुस्लिम वोटरों को मोदी के पक्ष में करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस संघ के इस बदले चेहरे को सिर्फ चुनावी नौटंकी करार दे रहा है। आरएसएस का तो एजेंडा ही हिंदुज्म है, तभी तो वो आरएसएस का हेडक्वार्टर यहाँ नागपुर में ही है। लेकिन यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ तिरंगा नहीं लहराते वो लोग। उनका आज भी इस देश की घटना पर और इस देश के कल्चर पर उनका विश्वास नहीं है। अब 272 का ये जादुई आंकड़ा लाने के लिए वो मुस्लिम लोगों को कुछ भी आश्वासन दे सकते हैं। अपनी रैलियों में या फिर मुस्लिम ट्रेड फेयर को संबोधित करते हुए मोदी ने मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की, उन्हें वोट बैंक का शिकार होने से बचने की नसीहत दी। मोदी मुसलमानों को दबी जुबान में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुलकर मुसलमानों को रिझाना भी नहीं चाहते। आखिर वो जिन्ना के मुद्दे पर आडवाणी का हश्र देख चुके हैं, लिहाजा एक एक कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। आरएसएस को डर है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक ने मोदी को नकार दिया तो ये लहर कहीं हवा ही न रह जाए। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक।